नमस्कार, मैं उमाशेष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा इसलिए बहुत अहम है क्योंकि अगले 48 घंटे ईरान के आसपास बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ईरान के आसपास हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईरान के आसपास अमेरिका के एयरबॉर्न की यूनिट और मरीन दोनों पहुंच चुके हैं। 5,000 से ज्यादा सैनिक पहुंच चुके हैं और 3,000 के करीब तो एयरबॉर्न यूनिट के मेंबर्स हैं, जिनको कहा जा रहा है कि खर्ग द्वीप पर अमेरिका उतार सकता है। इतनी तैयारियों के बाद एकाएक ट्रंप का ट्रुथ वाला मैसेज आता है कि अगले 10 दिनों तक हम ईरान पर कोई अटैक करने नहीं जा रहे। जैसे ही ये मैसेज आया, उसी वक्त एक खबर आती है अमेरिका से कि 10,000 ट्रूप्स और भी मिडिल ईस्ट में भेजने जा रहा है पेंटागन। ये पेंटागन के हवाले से खबर आई कि रणनीतिक रूप से सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रंप की 10,000 सैनिक और भेजे जाएंगे मिडिल ईस्ट में। एक तरफ 5,000 से ज्यादा सैनिक शुक्रवार पहुंच गए, दूसरी तरफ 10,000 सैनिक पेंटागन भेजने को कह रहा है, और तीसरी तरफ ट्रंप ट्रुथ पर क्या लिख रहा कि 10 दिन तक यानी 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल शाम 8 बजे तक ईरान पर कोई अटैक नहीं होगा। इन तीनों के बीच ही पूरा तिकड़म है। ये तीन जो बिंदु हैं, इन्हीं के बीच ट्रंप का तिकड़म है। दरअसल ईरान ने पूरे के पूरे खर्ग को, सबसे पहला टारगेट जो है अमेरिका का खर्ग है, क्योंकि खर्ग से 90% ईंधन सप्लाई करता है ईरान। खर्ग पर कब्जा का मतलब ईरान की आपने सांस नली चोक कर दी, ब्लड पंप चोक कर दिया। खर्ग को टारगेट बना सकते हैं, इसलिए खर्ग को युद्ध के किले में ईरान ने तब्दील कर दिया है। अमेरिकी सैनिक खर्ग की जमीन पर जब कदम रखेंगे तो वो जमीन नहीं होगी, वो बारूद का ढेर होगा। बारूद पर कदम रखेंगे अमेरिकी सैनिक। खामिनेई के योद्धा कंधों पर मिसाइल लेकर घूम रहे हैं। कंधों पर मिसाइल मतलब अब कंधों से मिसाइल लॉन्च करेंगे वो अब उनका तो एक के बाद एक दिखता है कि नए नए अजूबे। अब वो छोटी मिसाइलें, पोर्टेबल मिसाइलें, कंधों से लॉन्चिंग, ये भी दुनिया को दिखाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही 10 लाख लड़ाके, 10 लाख योद्धा इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं वो अमेरिका के सैनिकों का। कुल मिडिल ईस्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका के 50,000 सैनिक हैं। ईरान में 10 लाख की नई फौज तैयार है और ईरान में जोरदार भर्ती चल रही है। इसमें वॉलेंटियर से लेकर के और फुल टाइम तक के लिए भर्ती है, और इन भर्तियों में ईरान के यूथ टूट पड़े हैं। अब इसका कंपैरिजन आप करिएगा, अमेरिका में गजेड़ियों को सेना में भर्ती करने जो है तैयार है पेंटागन, क्योंकि वहां पर कोई आ नहीं रहा है भर्ती के लिए। और ईरान में इस युद्ध काल में टूट पड़े हैं लोग, यूथ, बच्चे, नौजवान, सब चाह रहे हैं कि हम ईरान की रक्षा करते हुए कुर्बान हो जाएं। तो ये हालात पैदा हुए हैं। क्या इन हालात को देख करके, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट और सारी चीजें सबके पास, सैटेलाइट से इमेजेस सबके पास ये मिल रहे हैं। अमेरिका दुनिया भर में इसी पर तो इतने दिन डंका बजाता रहा। खर्ग की किलेबंदी और 10 लाख सैनिक, 10 लाख योद्धा तैयार, क्या इसी वजह से ये तिकड़म किया है ट्रंप ने 10 दिन का? क्या बार बार ट्रंप ईरान को झांसा देने की कोशिश कर रहा है? क्या ट्रंप डरा हुआ है, पेंटागन के पीछे जो है छिप करके कुछ नए रास्ते की तलाश में है? एक और टाइम बाई करने वाला भी एक तरीका होता है। क्या और टाइम बाई करने का तरीका? 5 दिन में कुछ बात बनी नहीं। बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं, और अगले 48 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि एक वीडियो जारी हुआ है अमेरिका की तरफ से। उस वीडियो में भी कुछ संकेत
उन संकेतों को वीडियो हम आपको दिखाएंगे, उसमें भी कुछ संकेत हैं, तो इन संकेतों को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। भाव कुजरा लाइए स्क्रीन पर, जुड़िए। स्वागत है भैया, शुरू करिए, जरा दिखाना शुरू करिए, एक एक करके लाइए। पावर प्लांट पर 10 दिन तक अटैक नहीं करेंगे ट्रंप। ईरान बोला हमने नहीं की मांग, और ट्रंप ने क्या बोला कि ईरान के गिड़गिड़ाने पर, रिक्वेस्ट करने पर हमने किया है। ये गजब है, अपने आप ऐलान करता है और कहता है कि ईरान ने रिक्वेस्ट किया है। आगे दिखाइए, पोस्ट ही दिखा दीजिए। 10 दिन का जो ऐलान है, क्या पोस्ट में लिखा है, एक एक शब्द देखिए। एज पर, शुरुआती वहीं से कर रहा है, एज पर ईरानियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट, please let this statement serve to represent that I am pausing the period of energy plant destruction by 10 days to Monday, April 6, 2026 at 8 p.m. ईरानी सरकार के निवेदन के बाद मैंने एनर्जी प्लांट्स पर जो हमले या तबाही को जो है पॉज कर दिया है, रोक दिया है 6 अप्रैल 8 बजे तक, 8 p.m. तक Eastern time. Talks are ongoing, and despite erroneous statement to the contrary by the fake news media and others, they are going very well. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. Thank you for your attention to this matter. इसका तो ईरान में मीम भी बन रहा है। ये बता रहा है कि फेक मीडिया, जो न्यूज मीडिया है, उस पर भी, मतलब उस पर भी निशाना साध रहा है। इससे बड़ा फेक फैक्ट्री कोई है ही नहीं इस समय दुनिया में, पूरे दिन फेक न्यूज फैला रहा है। अब आगे चलिए, ये इसी से अभी इसका कंट्राडिक्शन सामने आ जाएगा। ये इसका पोस्ट है। आगे देखिए, पेंटागन की खबर, भाव ये देखिए, Pentagon. The Pentagon is looking at sending up to 10,000 additional ground troops to the Middle East to give President Trump more military options. Even as he waged peace talks with Tehran, Department of Defense officials with knowledge of the planning said the force, which would likely include infantry and armed vehicles, would be added to the roughly 5,000 Marines and the thousands of paratroopers from the 82 Airborne Division who have already been ordered to the region. 10,000 ये और ट्रूप्स, ग्राउंड ट्रूप्स मिडिल ईस्ट को भेज रहा है, और ये कह रहा है कि हम ट्रंप के लिए अतिरिक्त जो है सैन्य ऑप्शन खोल रहे हैं, इसलिए भेज रहे हैं। वहां पे क्या कर रहा है कि ईरान के निवेदन पर हम 10 दिन के लिए, बातचीत चल रही है अच्छी, 10 दिन के लिए अभी हमले रोक रहे हैं। तो जब हमले रोक रहे हो, बातचीत भी अच्छी चल रही है, तो 10,000 ट्रूप्स क्यों आ रहे हैं? क्या 5,000 आए थे? तुमको लगा ये 5,000 एक साथ स्वाहा हो जाएंगे, शहीद करने के लिए उतार रहे हैं? या फिर से ये 10 दिन का, क्योंकि अब वो पहुंच चुके हैं, 10 दिन का पीस प्लान बता करके झांसा देने की कोशिश है? आगे जरा चलिए, आगे चलिए। इधर बातचीत, उधर उधर 10,000 सैनिक रेडी। ईरान को बेवकूफ बना रहा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का डबल गेम समझिए। अब डबल गेम समझिए क्या, वही पूरी खबर है। ये खबर अब वेस्टर्न मीडिया में इसकी ज्यादा चर्चा है कि ये डबल गेम क्या चल रहा है, इसको समझने की कोशिश। एक वीडियो है, इसके बाद वो वीडियो लाइए, और फिर हम पहले पार्ट पर चलेंगे, फिर आएंगे वो किलेबंदी और मिसाइल और बारूद पर। ये वीडियो में एक मजबूरी है कि हम म्यूजिक की वजह से इसका ऑडियो नहीं आपको सुनवा सकते, लेकिन इस वीडियो को आप गौर से, जो है ये ट्विटर पर, एक्स पर है, एक्स पर आप जाके देखेंगे, क्योंकि ऑफिशियली व्हाइट हाउस ने जारी किया है, पोस्ट किया है। आप व्हाइट हाउस के चले जाएंगे एक्स हैंडल पर, वहां नजर आएगा। जो आप बाएं तरफ देख रहे हैं, ये कुल 6 सेकंड का वीडियो है। ये बाएं तरफ पहले देखिए आ रहा है, ये आया, ये 6 सेकंड का वीडियो है। कुछ भी नहीं, आप जब 6 सेकंड का वीडियो सुनेंगे तो आपको म्यूजिक सुनाई देगा, और ये व्हाइट हाउस क्रिएट हो रहा है। इसी म्यूजिक, इसी 6 सेकंड के वीडियो को आप जब रिवर्स कर देंगे, मतलब उल्टा सुनिए, रिवर्स कर दीजिए टाइमलाइन पर, तो इसके पीछे एक ऑडियो आती है अंत में, आखिर के 3 सेकंड में एक ऑडियो है, म्यूजिक खत्म होते ही, और वो ऑडियो है एक्साइटिंग अनाउंसमेंट टुमारो।
ये व्हाइट हाउस ने इमोजी के साथ क्रिप्टिक वीडियो पोस्ट किया है, और इस वीडियो में बहुत गौर से लोग इन चीजों को देखने वाले भी हैं। पूरा 6 सेकंड का वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं। 6 सेकंड पहले सीधे चलता है तो सिर्फ म्यूजिक, मैं 4 बार सुना तब समझ में ये चीजें आई। सिर्फ म्यूजिक है। जब उसी वीडियो को आप उल्टा सुनना शुरू करेंगे, तो उल्टा सुनने पर उसमें आखिर के 3 सेकंड में ये बिल्कुल साफ-साफ बोला जा रहा है, उसके पीछे वॉइस ओवर है, एक्साइटिंग अनाउंसमेंट टुमारो। यानी कल बहुत ही एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। अब ये जब वीडियो पोस्ट किया गया है, उस हिसाब से वो कल आज शाम भारतीय समय के अनुसार आज शाम तक हो सकती है वो। भाऊ, पहले हम इसी पे आते हैं कि ये क्या चल रहा है, डबल गेम, छल, धोखा, मक्कारी। खैर इसमें एक्सपर्ट देखिए है देखिए आशीष जी, जब व्हाइट हाउस कुछ कहता है या ट्रम्प कुछ कहता है तो उसके कई मायने होते हैं। अमेरिका के लोगों के लिए एक अर्थ हो सकता है, विश्व के बाकी लोगों के लिए एक अर्थ होता है, अपने साथी देशों के लिए एक अर्थ होता है जिसमें हम भी हैं, और ईरान इसको अपने हिसाब से समझता है। ईरान और अमेरिका के, खासकर यूरोपियन यूनियन वाले और नाटो वाले लोग इस पे विश्वास नहीं रखते। कल जर्मनी का स्टेटमेंट एक प्रोग्राम में आपने सुनाया था कि उन्होंने कहा कि इट इज नॉट अवर वॉर, हमको विश्वास में ही नहीं लेता ये आदमी। उसके बाद आपने लंदन के कुछ लोगों, इंग्लैंड के कुछ लोगों का आपने स्टेटमेंट एक बार सुनाया था एक कार्यक्रम में, जिसमें कहा कि इस आदमी का भरोसा नहीं है, ये हमारे साथ और खेमिनी के साथ डील कर रहा था, हम मतलब हम टेबल पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी बातें हम प्रोग्रेसिव में थे, और इसने बम्बार्डिंग चालू कर दी, तो मामला वही खत्म हो गया। ईरान पहले भी कह चुका है कि जब जब ये निगोशिएशन टेबल पे बैठता है, ये झांसा देता है, हमको टेबल पे बिठाता है, उसको लगता है हम गफलत में हैं और हम पे बम्बार्डिंग शुरू कर देता है ताकि ये स्कोर कर ले। हम अब विजिलेंस है, हम 24/7 इसके किसी झांसे में नहीं आ रहे। जब इसने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और इसको समझ में आ रहा था कि इसकी औकात नहीं है कि 48 घंटे के बाद ये हॉर्मुज खोले, तो उसके बाद इसने खुद ही घोषित कर दिया कि निगोशिएशन हो रहा है, खुद ही घोषित कर दिया कि प्रोग्रेसिव है, खुद ही घोषित कर दिया कि 5 दिन का रिलीफ दे रहा हूं मैं। उस 5 दिन में ये अपने ट्रूप मोबिलाइज करने का प्रयास कर रहा था, जो कल लैंड हो गए आसपास के बेस पे। ठीक है, अब इसको एक बात समझ में आ गई कि ईरान की तैयारी, अब ये डर गया कि ईरान की तैयारी जरूरत से ज्यादा दिख रही है, क्योंकि ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा कि आप मरीन उतारो, उन्होंने कोई अपने स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं किया, उन्होंने कहा कि वी आर वेटिंग टू वेलकम यू। अब ऐसे स्थिति में उसको लगा कि यदि ये 5,000 शहीद हो जाए और हमको भागना ही पड़े फिर तो इसलिए बैकअप के लिए 10,000 का और मोबिलाइजेशन है। अब 10,000 ट्रूप मोबिलाइज करना और इतने दूर मोबिलाइज करना, ये ट्रक में नहीं आएंगे, बाय फ्लाइट आएंगे। नेवी भी निकलेगी तो बहुत पहले निकलनी चाहिए, क्योंकि अब वो 10 बोल रहे थे, और नेवी का मूवमेंट होता तो ये नेवल ट्रैकिंग में अपने पास कब का आ चुका होता, तो ये बाय एयर आएंगे। ये कुछ आर्म्ड व्हीकल भी उतारने का प्लान करेगा, और ये कुछ आर्टिलरी भी उतारने का प्रयास करेगा, बड़ी तोहफे। ये जब उतारने का प्रयास करेगा तो उसको बहुत टाइम चाहिए, इन सारे टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल्स और बाय एयर लिफ्ट होके आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि आसपास के बेस पे तो ये चीजें है नहीं, तो इसके लिए उसको 10 दिन का टाइम चाहिए। इसलिए उसने कहा कि हम 10 दिन हमले नहीं करेंगे। हम माने कौन? सिर्फ अमेरिका? इजराइल तो आपके इस 10 दिन के और 5 दिन की चीजों को मानता नहीं, उसके तो हमले बरकरार है। और ईरान, आपके ये 10 दिन और 5 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हमले कर रहे हो और वो हमले कर ही रहा है। आपने भले 5 दिन के लिए कहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन ईरान ने तो हमले बरकरार रखे, इसका मतलब ईरान की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ये 10 दिन यदि ईरान ने कुछ नहीं किया तो हम सोच सकते कि ईरान ने 10 दिन की मोहलत मांगी होगी, लेकिन ईरान तो अपने हमले बरकरार कर रहा है। ईरान इनके मित्र देशों पे भी हमले कर रहा है, ईरान मुंह तोड़ जवाब इजराइल को भी दे रहा है। इसका मतलब ये खुद ही 10 दिन का इसने चुपचाप रह गया, क्योंकि इसको मोबिलाइजेशन चाहिए। ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं बड़े दिल का हूं, लेकिन दुनिया भी हंसती है इस पे, और इतना मूर्खतापूर्ण बयान देता है कि हम 10 दिन तक कुछ नहीं करेंगे। अरे तो 10 दिन तक कुछ नहीं करेंगे नहीं, 10 ही दिन में तुम पूरा कर रहे हो।
आप मोबिलाइज कर रहे हो, क्योंकि आप ही के आर्मी, आप ही के पेंटागन के अधिकारी कह रहे हैं कि जो इस प्लानिंग में इन्वॉल्व है वो कह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने सोर्स नहीं बोला, उन्होंने कहा कि सीनियर ऑफिसर हु इज इन्वॉल्व इनटू दिस प्लानिंग हैज इन्फॉर्म। तो ये 10,000 फौज, अच्छा इसके पहले ये 10,000 का मोबिलाइजेशन इन्होंने प्री प्लान किया, 5,000 15,000 का फोर्स। अब इनके पास वहां पे कमी पड़ रही है फोर्स की, तो ये रिक्रूटमेंट भी चालू किया। इसीलिए उन्होंने 32 से 42 उम्र की और गजड़ियों की और भंगड़ियों को भी अलाउ कर दिया। तो ये उनका डिस्परेट दिखता है कि उनको ये वॉर बड़े लेवल पे लड़ना है। लेकिन ईरान 20 साल से इस वॉर का इंतजार कर रहा था और ईरान रोज अपनी तैयारी कर रहा था। तुम्हारी फौज 15,000 की होगी, वहां लाखों की फौज है। तुम्हारी फौज इजराइल के लिए लड़ने आ रही है, उनको वो मोटिवेशन नहीं है। तुम्हारी फौज में अभी प्रॉब्लम है, तुम्हारी फौज तैयारी नहीं है, मुझे मतलब मेंटली तैयार नहीं है। उनमें ही द्वंद्व है कि हम ईरान में लड़ किस लिए रहे हैं, हम ईरान को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं कि इजराइल को जीत दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं। ये बड़ा द्वंद्व चल रहा है। जब आप इतना मोबिलाइजेशन कर रहे हो तो आपको फंडिंग भी चाहिए आशीष, बिना फंडिंग का नहीं होगा। जब आपको फंडिंग चाहिए कि जो कुछ 471 मिलियन के आसपास, बिलियन डॉलर के आसपास डिफेंस मिनिस्ट्री का फंड है, लेकिन वो फंड ज्यादातर वो टोटल जो अलॉटमेंट बजट है उस बजट के में आपको आर्म्स एमिनेशन भी खरीदना है, आपको नया डेवलपमेंट भी करना है, आपको जो बेसिक खर्चे है सैलरी से लेके पेंशन तक उसको भी देना है। तो आपके पास इतना लिवरेज नहीं है कि आप 1 ट्रिलियन खर्चा कर सकते हो इस वार पे। तो आप कांग्रेस के पास फंडिंग करने मांगने के लिए गए, कांग्रेस फंडिंग देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस कहती है कि हम इजराइल का वॉर क्यों लड़े, इनके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके खिलाफ है, लगातार हम कार्यक्रम में देख रहे हैं। ऐसे में अभी नहीं तो कभी नहीं करके इसका पागलपन है ये कि अब मैं इस पोजीशन पे लाऊंगा ईरान को कि ईरान घुटने टेकेगा, ईरान इसके घुटने तोड़ देगा। ये ईरान की घुटने टेकने की बात छोड़ो, इसको घुटने टेकने लायक भी नहीं रखेगा। यदि ये 15,000 की फौज आने के बाद भी इस लाखों का सामना नहीं कर पाई और कैजुअलिटीज हेवी हो गई, तो इसके लिए इस्तीफा दे के देश छोड़ने के सिवा कोई कारण नहीं होगा। लोग घुस जाएंगे व्हाइट हाउस में। ये जो इधर उधर डीप स्टेट करवाता है ना, ये इसके यहां हो जाएगा। लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे है अमेरिका में, एक एक शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं इस युद्ध के खिलाफ, क्योंकि उनको डर है। एक ऐसा ही कोरिया का युद्ध उन्होंने लड़ा था आशीष, 92% टैक्स रेजिम में बढ़ोतरी हो गई थी, लोकल लोगों पे टैक्स बढ़ गया था, क्योंकि अमेरिका भी बहुत कर्जदार देश है। जिस दिन डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी, अमेरिका की हालत बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कहीं गुजरी हो जाएगी। 39 ये ट्रिलियन सिर्फ कर्ज है, 39 ये सिर्फ ट्रिलियन का, ये सिर्फ अपने डॉलर के सुप्रीमेसी पे जिंदा है। और उसको पता है कि ये पत्तों के बंगले जैसी इसकी इकोनॉमी ढहा हो जाएगी यदि डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म हो गई तो। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने यूरो लॉन्च किया, ये इतना प्रेशर लाया इसने कि लंदन इंग्लैंड यूरो ज्वाइन नहीं कर पाया। ये जब जब डॉलर का खेल हो जाता है, जब से सद्दाम हुसैन ने कहा कि मैं यूरो में पेमेंट लूंगा, इसने सद्दाम को खत्म कर दिया। इसने पूरा मिडिल ईस्ट को कंपेल किया कि तुम तेल डॉलर में बेचोगे। हमारा रशिया के साथ, इसको रशिया के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, कई कार्यक्रम में कह रहा हूं। इसके बाद क्या 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 सबूत है कि हमारा जो रशिया को पैसा जाता है उसी से युद्ध हो रहा है? हो सकता है उससे एजुकेशन पे खर्चा हो, रशिया में हेल्थ पे खर्चा हो, लेकिन रशिया के साथ हमारा ट्रेड रूबल रूपी में है, हमारा ट्रेड ईरान के साथ इंडियन रूपी में है। और इंडिया वर्ल्ड का नंबर 2 का इंपोर्टर है, तेल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो अमेरिका जानता है कि इंडिया जिस दिन अपने करेंसी में खेल करने लगेगा उस दिन डॉलर का क्या हाल होगा। इसलिए दादागिरी से उसने हमको कहा कि नहीं, तुम रशिया से भी नहीं लोगे, तुम इससे भी नहीं लोगे, तुम सिर्फ डॉलर में लोगे। जब से अमेरिका के साथ हम नजदीक आ गए हैं, तब से देखना रुपया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, डॉलर ऊपर ही ऊपर जा रहा है। आज अभी आप ही ने मुझे बताया कि डॉलर अब 94 रुपए 63 पैसे हो गया। ये 95 क्रॉस करने में कितना, मुझे लगता है दोपहर तक तो 95 हो जाएगा। कुछ जगह आज रामनवमी मन रही है देश में, जब तक आप राम की पूजा करके आओगे तब तक 95 रुपए हो जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा आपने को रामनवमी का, बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट। तो ये पूरी उसकी वो कई जगह फ्रंट पे, मतलब ये यदि 15,000 सैनिकों का यदि ये मामला फंस गया तो आप इमेजिन करिए क्या होगा।
जब ये ईरान में फंसे हुए एम्बेसी के लोगों को निकालने के लिए इनका जब ऑपरेशन डेजर्ट क्लॉ जब फेल हो गया, उसके बाद वहां सरकार चली गई। अब इनके सैनिकों की स्थिति क्या हो सकती है, जरा आगे बढ़ते हैं भैया। अगली लाइए हेडलाइन। यूएस के एक फैसले से महासंग्राम के आसार, ईरान में 10 लाख नए सैनिक कर रहे इंतजार। आगे चलिए। 10 लाख लड़ाके और ऐतिहासिक नरक की कसम, ईरान की धरती पर कैसे दफन होगा ट्रंप का ग्राउंड अटैक का सपना। ये कहीं मतलब फॉरेन विदेश की रिपोर्ट से ही सही, लेकिन हमारे यहाँ ये सब लिखने लगे युद्ध के 28 दिन आते आते ये लिखा जाने लगा, ऐसी हेडलाइन लगने लगी। उसका यही उसका अमेरिका की कारण हालत। बताता हूं मैं, उसका कारण बताता हूं मैं। ईरान ने पहले 3 कंडीशन रखी थी युद्धबंदी की, वो 3 से उन्होंने 5 कंडीशन कर दी। आज कर दी। जो दो जोड़ी थी उसमें एक कंडीशन ये भी जोड़ी थी कि जो मीडिया हमारे से हॉस्टाइल है उनको हमारे से साथ कर लो। तो हमारे यहाँ जो चीयर लीडर है, एंकर और एंकरनिया, जो बड़ा मेकअप करके वहां पे अमेरिका अमेरिका कर रहे थे, उनको लगा जिस हिसाब से ईरान लड़ रहा है, कल ईरान यदि सुपरमसी हो गया इसमें, तो वो बोलेगा कि जरा इन लोगों को डिपोर्ट करो जरा तुम्हारे यहाँ से। और हमारी सरकार क्या है, 2 मिनट के अंदर देखो, मोदी जी कभी लाइबिलिटी लेते नहीं। मोदी जी आपके साथ तभी तक है जब तक मोदी जी को आपका उपयोग है। जिस दिन आप मोदी जी के बटन बन जाएंगे, बहुत पुरानी आदत है मोदी जी की, आज की नहीं है। मोदी जी जब राजनीति में नहीं थे, जब संघ में काम कर रहे थे, तब से संघ के जो लोग उनके साथ है वो कहते हैं कि भाई मोदी जी किसी के दोस्त नहीं है, मोदी जी समय आने पे अपना निकल लेते हैं, अपनी चपड़ी पहले बताते हैं भाई तुम जाओ। तो हमारे एंकर और एंकर ने यार रात को जब सोते होंगे तो उनको सपने में आता होगा कि ईरान के जेल में अपन बुर्खा पहन के बैठे हैं। तो अब उन्होंने भी टोन बदलना शुरू कर दिया। संघ की ट्रेनिंग का हिस्सा है डिसोन करना संघ की ट्रेनिंग का हिस्सा, संघ का डीएनए है डिसोन करना, डीएनए ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, डीएनए है संघ का डिसोन करना। 2 मिनट के अंदर डिसोन करते हैं। अच्छा, और दूसरा है समय आने पे गधे को भी बाप बोलते हैं। अब आप जिस महात्मा गांधी के खिलाफ बोलते थे उनकी अब पूजा करते हैं। जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन पे बैन लगाया था वो इनका आइकॉन हो गया। जो अंबेडकर की के अध्यक्षता में बना हुआ संविधान की इन्होंने जिसकी अवहेलना करी थी अंबेडकर जी को, इनके चलते मनुस्मृति को जलाना पड़ा था। अब वो अंबेडकर इनके आइकॉन हो गए। नहीं इनका ये छोड़िए, अभी ताजा हालात देखिए। अगर इस संघ में रीढ़ होती ना, 4 दिन पहले मोहन भागवत ने क्या कहा था, 4 दिन पहले, कि सिर्फ हम ही हैं, भारत ही है जो युद्ध रुकवा सकता है, हाँ, जो शांति ला सकता है। हाँ, जिस दिन मोहन भागवत ने कहा, उसके 48 घंटे बाद जयशंकर ने कहा पाकिस्तान के मीडिएटर होने पर कि हम दलाल नहीं है कि हम जाएंगे वो रोकने। इसका मतलब बस बहुत बढ़िया लिंक लगाया आपने। तो इन्होंने मोहन भागवत को दलाल भी बोल दिया। तो इसमें कोई मतलब हम दलाल हो सकते हैं, ये मोहन भागवत के स्टेटमेंट को डायरेक्टली रेखांकित किया कि मोहन भागवत अपना संघ संभाले, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बात न करने की जरूरत है, ये जयशंकर ने बता दिया। जरा ईरान की तैयारियों पर आते हैं, जरा भीतर चलिए। अब खबर हम चले गए, थोड़ा सा भारत के संदर्भ में जोड़ना पड़ जाता है कई बार। आइए, मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से विस्फोटक होते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब सीधे सैन्य टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। खाड़ी के अहम इलाके खर्ग आइलैंड को लेकर बड़ा खेल शुरू हो चुका है, जहां से ईरान अपने करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात करता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस आइलैंड को युद्ध के किले में बदल दिया है। ये CNN की रिपोर्ट है। यहां अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, जिसको ट्रंप ने खत्म कर दिया है, वो एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। और CNN ग्राउंड से जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है, ये ध्यान रखिए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि किनारों पर एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइंस बिछा दी गई हैं।
यानी अगर अमेरिकी सेना यहाँ उतरती है तो सीधे मौत के जाल में फंस सकती है। एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइंस भी चाहिए। चलिए आगे चलिए मत आगे। मतलब जो 10,000 लोगों के साथ जो आर्म्ड व्हीकल आ रहे हैं, वो हाँ आर्म्ड व्हीकल को भी वेलकम करने की व्यवस्था कर दी गई है। हाँ हाँ। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम इस छोटे से द्वीप पर कब्जा करने के विकल्प पर विचार कर रही है। मकसद है ईरान पर दबाव बनाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए मजबूर करना। लेकिन सैन्य विशेषज्ञ इस प्लान को बेहद जोखिम भरा बता रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि खर्ग आइलैंड पर जमीनी ऑपरेशन का मतलब भारी अमेरिकी नुकसान हो सकता है। ईरान ने हाल ही में मैन पैड्स यानी कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम भी यहाँ तैनात किए हैं, जो हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स के लिए बड़ा खतरा है। आशीष ये जी, कंधे से दागे जाने वाले आशीष मिसाइल जी, सिस्टम। मैं हाँ हाँ बीच हाँ में फिर 10 सेकंड का इंटरव्यू। हाँ हाँ, बिल्कुल। आपने एक F-15 गिराने का वीडियो रिलीज किया था, दिखाया हाँ था एक प्रोग्राम में। वो F-15 जो गिराया गया था, वो ईरान ने नहीं गिराया था, वो ईरान के सहयोगी ने गिरा था। और जो गिराया था, तो मुझे याद है एक झाड़ी के पीछे से खंडे से फायर हुआ था वो मिसाइल। दैट इज शोल्डर पैड। बिल्कुल एक 5 सेकंड के लिए वो झाड़ी में से खंडे पे लिया हुआ है और फिर आगे टारगेट दिखाया है। उसी दिन मैंने कहा था कि ये तो भाई गजब कर रही है। तो F-15 भी, यदि आप F-18 या 15 जब आपने गिराया, तो मैंने बोला ये तो मतलब खंडे के मतलब शोल्डर लॉन्च पैड से यदि आप गिराते हो तो दिस टू मच। शोल्डर लॉन्च पैड से हमने ये देखा कि टैंक के ऊपर आप रॉकेट दाग सकते हो, या किसी चौके पर दाग सकते हो, लेकिन खंडे से आप यदि ग्राउंड टू एयर वाया शोल्डर, ये मैंने पहली बार मतलब मैं जितना समझ सकता हूं उतना मैंने पहली बार देखा। और वो भी ऐसे फाइटर प्लेन जिसका लोहा दुनिया मानती है। नहीं, कंधे से मोर्टार वगैरह तक आमतौर पर मैं होता था। वही मोर्टार वगैरह, मिसाइल और मोर्टार में बहुत फर्क हो गया। बहुत फर्क है। इसकी थोड़ी मैं तुलना पानीपत के युद्ध से करता हूं। पानीपत के युद्ध में मराठों ने एक बार हार खाने का एक भी और प्रॉब्लम था। मराठों की जो तोफे थी वो बहुत बड़ी तोफे थी, और वो जो तोफखाना संभालने वाला अब्राहिम गार्दी था, वो उस समय फ्रेंच आर्मी ने तैयार किया हुआ सेनानी था, और उससे बड़ा आर्टिलरी संभालने वाला कोई विश्व में नहीं ऐसा माना जाता था। उसने उसकी तोफे निकामी करने के लिए अब्दाली ने एक नया सिस्टम इजाद किया था कि छोटी तोफे ऊंट के पीठ पे लाद के उसका मूवमेंट करता था वो। तो जब एकदम साइड से जब फायरिंग हुआ, तो अब्राहिम गार्दी को ये अपनी बड़ी तोफे टर्न करने में टाइम लगता था कि इनको हिट करो, तब तक वो ऊंट इधर आ जाते थे, इधर से फायरिंग करते थे। मराठों के युद्ध की जब आप विश्लेषण करते हैं पानीपत का, कि वो एक अलग, और मराठी भी चकित हो गए, ये कौन सा नया तोपखाना है जो मूवमेंट करता है। वैसा ही कुछ मैं ये शोल्डर पैड वाला लॉन्चर देख रहा हूं कि ये आप पहाड़ के नीचे जा सकते हो, पेड़ पे चढ़ के चढ़ सकते हो, घर के अंदर से कर सकते हो, तो ये फिक्स टारगेट नहीं हो सकता। तो ये और ज्यादा घातक है। अमेरिकन आर्मी यदि इसको स्टडी कर रहा है, इसका मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन है। क्योंकि वो वीडियो जब आपने दिखाया था तभी मैंने कहा था अरे बाप रे, तो शोल्डर से मारा, गजब का हो गया ये। इस ईरान के इस युद्ध ने देश पूरे विश्व की युद्ध के इसको बदलाव किया स्ट्रेटेजी में। कोई एयर डिफेंस नाम की चीज अब रही नहीं दुनिया में। कोई आयरन डोम, गोल्डन डोम नाम की चीज कोई रही नहीं दुनिया में। जो ड्रोन्स है वो मिसाइल लॉन्चर से लॉन्च किए जा सकते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी है। लिक्विड और सॉलिड फ्यूल से भी, या उनके हाइब्रिड इससे भी आप मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ये नई फ्यूजन टेक्नोलॉजी। दूसरी टेक्नोलॉजी कि F-35 जैसे प्लेन जो रडार पे नहीं आते, उनको थर्मल
कैलकुलेशन से, जो हीट जनरेटर होती है उससे थर्मल कैलकुलेशन से आप उनको हिट करते हो। ये ईरान 20 साल तक क्या डेवलप कर रहा था, और यदि ये टेक्नोलॉजी रशिया और चीन से ईरान के पास आई है तो फिर चीन कितनी तैयारी कर चुका है ये समझ लीजिए आप पाकिस्तान के साथ में ये चीन पाकिस्तान में फेल हो गया, चीन पाकिस्तान में फेल हो गया करके आवाज मत लगाइए। अरे फेल पास तो आप मीडिया रिपोर्ट पर जाइए ही मत कि फेल कौन हुआ और हाँ, पास कौन हुआ, उस पर हम भी पास नहीं कौन जाना हुआ। चाह रहे हैं। हाँ, तो फेल और पास तो कुल मिलाकर अब पेंटागन भी, मतलब अब देखिए आशीष क्या होता है, पेंटागन सिर्फ एडवाइस दे सकता है। यदि पेंटागन के एडवाइस पे, यदि अपने टीम पे एडवाइस पे ट्रम्प चलता तो ये ईरान के युद्ध में उतरता ही नहीं। उतरता नहीं। हाँ, ये पागलपन अपने एकड़ी हेकड़ी में उतरा है और अब एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ता है, बोलता है मेरे ये लोगों ने कहा, लोग कहते कि हमने थोड़ी कहा, हमारे पास तो इनपुट था कि नहीं जाना चाहिए। एक पेन ड्राइव देखो, एक नेता की पर्सनल अय्याशी पूरे विश्व के लिए कितनी भारी पड़ रही है। यदि कल विश्व रामलाल के की लिए दुकान भारी में पड़ रही है, देश के लिए भारी पड़ रही है। रामलाल जो रोजगार पाता था पकोड़े तल के, प्रधानमंत्री ने उसको रोजगार बोला था पकोड़े तल के, वो रामलाल भी अपना झारा और कढ़ाई लेके बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास गैस नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री का वो पढ़ प्रधानमंत्री का वो जो वर्टिकल था रोजगार का, वो भी बेरोजगार हो गया है। और रही ट्रम्प साहब की अय्याशी तो सारी दुनिया को पता है। रही छोटे मियाँ की, तो मधुकेश्वर जी ने कल कृपा करके सारा दुनिया के सामने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। और बहुत करीब से मोदी को उन्होंने देखा है, वो खड़ा कर बहुत दिया। मोदी और की अकल कट्टर अंधभक्त रही हैं, कट्टर अंधभक्त रही, अंधभक्त। कट्टर अंधभक्त रही। उनसे ज्यादा मोदी को कोई पहचानता नहीं, जीवनी लिखी हुई है। और हाँ। बाकी मोदी के पार्टी में क्या क्या हो रहा है, ये अलका लांबा जी ने एक एक नाम लेके पूरा 40-45 लोगों की लिस्ट दी है। उधर हमारा अशोक खरात, उसके यहां से रोज नई नई चीजें निकल रही है। वो तो वीडियो कैसे जैसे खैरात बांट रहा हो, ऐसे वीडियो बांट रहा खैरात है बांट रहा, खराब। हाँ ऐसा ही खैरात बांट रहा, सही बात है। उसने तो खैरात कर दी बिल्कुल। नहीं तो एक कार्यक्रम लाना पड़ेगा, मधु किशोर हल्का लांबा सब मिला करके, हमको लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, चलिए। मैं मुझे लगता है कि अलका जी को सीधा लाइन पे लेके बात ही करनी होगी। अलका हाँ लांबा से हाँ सीधी बात करनी होगी और हाँ, अलका लांबा ही बताएगी तो वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएगी क्योंकि उनके ज्यादा पास बेहतर डाटा भी है। होगा। हाँ, तो ये जो है जरा आगे थोड़ा सा और दिखा दीजिए, फिर कार्यक्रम इसको वाइंड अप करें, फिर अलका लांबा जी को लाने की कोशिश करें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संभावित जमीनी कार्रवाई की आशंका, ईरान ने 10 लाख से अधिक लड़ाकों को तैयार करना शुरू कर दिया है। बसीज आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और सेना की तरफ से चलाए जा रहे सेंटर्स पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भीड़ लगी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगले कुछ दिनों में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों के मिडिल ईस्ट पहुंचने के आसार हैं। ये आज शुक्रवार ही है उसके लिए तारीख। आगे चलिए। हजारों की संख्या में मरीन पहले से क्षेत्र में मौजूद हैं। अमेरिका की सेना के 82वें एयरबोर्न डिवीजन से कम 1000 और सैनिकों को तैनात करने की तैयारी कर रही है ताकि क्षेत्र में पहले से मौजूद करीब 50,000 सैनिकों की ताकत बढ़ सके। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय पेंटागन 2 मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की भी तैनाती की प्रक्रिया में है, जिसके तहत क्षेत्र में करीब 5,000 मरीन और नौसेना के हजारों अन्य कर्मी और तैनात किए जाएंगे। चलिए आगे चलिए। अब इसमें जो आगे 50,000 का जो आंकड़ा है आशीष जी, वो ये पूरा पचास मिडिल हजार का, हाँ यहाँ पूरा मिडल ईस्ट है। इनके जो 8 देशों में बेसेस है, उस बेस की स्ट्रेंथ 50,000 है, लेकिन ये 50,000 सैनिक लड़ने वाले नहीं है। इसमें खामसाना में ही है, इसमें क्लर्क भी है, इसमें स्टोर कीपर भी है, इसमें बाकी चीजें भी, लॉजिस्टिक के भी लोग हैं। ये स्ट्रेंथ टोटल पॉपुलेशन 50,000 की है। ये 50,000 लड़वई सैनिक नहीं है। इसमें बड़ी संख्या वो है जो छिप करके बैठे हैं किसी न किसी कोने में, होटल में। होटल में जा रहे हैं, हाँ। ये अमेरिका पचास की हजार वो ये 50,000 वो है जो ऑलरेडी मार खा चुके हैं 20 दिन में। दूसरी तरफ अमेरिका की स्थिति भी आसान नहीं दिख रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले 16 दिनों में ही
अमेरिका और उसके सहयोगियों ने करीब 11,000 हथियारों का इस्तेमाल किया। अब डेटा देखिए, 11,000 16 दिन में, अब हो गए कितने, 27 दिन, 16 दिन में 11,000 हथियारों का इस्तेमाल किया है। इसकी लागत देखिए, 26 अरब डॉलर पहुंच गई है। इससे अमेरिकी हथियार भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर डम्ब बम जैसे पुराने हथियारों के इस्तेमाल की भी बात सामने आ रही है। अब देखिए, पुराना हथियार डम्ब बम, मतलब अब भंगार से युद्ध लड़ेगा अमेरिका। ऐसे में एक भंगेड़ी लंबा जमीनी युद्ध भंगेड़ी भंगार बमदार, भंगार से लड़ेंगे। हाँ, भंगेड़ी और सैनिक हूँ। भंगार के बम। हाँ, ऐसे में एक लंबा जमीनी युद्ध अमेरिका के लिए आर्थिक और सैन्य दोनों स्तर पर भारी पड़ सकता है। अब जब ये पूरा, मतलब मिडिल ईस्ट के 50,000 सारे देशों के सैनिक इकट्ठा करके तैयारी कर रहे हैं, तो जरा फाइनली आखिर में आईआरजीसी के कमांडर को भी, प्रवक्ता को भी सुन लीजिए। सुनाइए भैया। آمریکایی‌ها برای اولین بار مجبور شدن از پایگاه‌هاشون فرار بکنن، اونایی که زنده موندن، و به هتل‌ها پناه ببرن. ऑडियो जरा बंद कर दीजिए। ये सैन्य प्रवक्ता हैं, ये कह रहे हैं जो जिन देशों में वो सैनिक बैठे हैं 50,000, उनसे इनका निवेदन है हाथ जोड़ के कि गल्फ देशों को अपने ठिकानों से अमेरिकियों को निकाल देना चाहिए, वरना हम और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। हम नहीं चाहते कि बेवजह मुसलमानों का खून बहे। अमेरिकी सैनिक भागकर छिप रहे हैं, उनके ठिकानों की हमें जानकारी दीजिए। ये जो 50,000 है, ये 50,000 ईरान से लड़ने क्या जाएंगे, ईरान इनको खोज रहा है 50,000 को। हाँ, ये कह रहे हैं कि जहां ये भाग भाग के छिपे हुए हैं, और जहां जहां छिपे हैं हमें जानकारी दो तुम लोग। अगर हमारी शर्तें पूरी नहीं हुई तो हम अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। ये एक तरफ जो है 50,000 सैनिक, कह रहे 50,000 सैनिक हैं, दूसरी तरफ जिस पर हमला 50,000 सैनिक करने वाले हैं वही ढूंढ रहा है वो है 50,000 का, बताओ भाई, हमें बताओ कहाँ है वो खुद ढूंढ रहा है। तो ये जो है हालात हैं मिडिल ईस्ट के। और अगले, वाकई अगले 48 घंटे, 24 घंटे तो आप मान लीजिए, 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि शुक्रवार वो दिन था जब अमेरिका के मरीन और एयरबोर्न यूनिट दोनों के उतरने की खबर थी। वो पहुंचेंगे, उनको आदेश और एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट भी आपको वीडियो में दिखाया था। वो व्हाइट हाउस कह रहा है कि एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट होगा। तो वो एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट क्या है, एक्साइटिंग अनाउंसमेंट, और ये जो है एयरबोर्न यूनिट उतरेगी नहीं उतरेगी, क्या फैसला होगा, क्या 10 दिन का झांसा दिया है। अमेरिका ने जब जब किसी को, अमेरिका हमेशा पीठ पर वार किया है। ये दुनिया का ताकतवर बनता है लेकिन पीठ पर वार किया है। ये इसका इतिहास इतना गंदा है, इतना घृणित है। हमारा ही एक है, हमारे यहाँ का अविनाशी की जिसके साथ दोस्ती है, लेकिन इसका इतिहास, अगर युद्धों का इतिहास देखा जाएगा तो सबसे काले पन्नों में अमेरिका का इतिहास लिखा जाएगा। वो कहीं का युद्ध हो, हमेशा पीठ पर वार किया है, सामने से वार नहीं करता है, कहता है ताकतवर हूं। खैर, इजाजत दीजिए, अपडेट के साथ हम फिर आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।